नमस्कार दोस्तों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 1857 की क्रांति के बाद का एक महत्वपूर्ण पार्ट, यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम से हम स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम आज हम पढ़ेंगे। उन सब के ऊपर हमें कम से कम आधा से पौन घंटा लगेगा, इसलिए आप ढंग से इसके ऊपर जुड़े रहें और लगातार वीडियो को अच्छी तरह से मैच्योरिटी के साथ देखिएगा। मैं वादा करता हूं आपको कि पूरी तरह से पूरा मैटर आपको याद हो जाएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए दोस्तों, यह बात तो तय है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो अशांति फैली थी, उस अशांति को कंट्रोल करना ही इस अधिनियम का सबसे बड़ा टारगेट था। और यह होना भी चाहिए था, अंग्रेजों की तरफ से यह स्वाभाविक बात थी। अब करना क्या था, अंग्रेजों ने क्या सोचा? तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भारत का हिस्सा था, मान लीजिए भारत है और ये ब्रिटेन है, क्योंकि ब्रिटेन से शासन कंट्रोल हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हो रहा था। और चूंकि जनता को दिखाना था, या मान लीजिए कि जनता को इस प्रकार का विश्वास हो जाए, ऐसी व्यवस्था करनी थी कि भाई जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर कुछ नहीं कर सकती, आप इससे घबराइए मत, ठीक है, ये ऐसा करना था। तो निश्चित रूप से सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर किसके द्वारा भेज दिया गया, किसके पास भेज दिया गया? वो था ब्रिटेन स्थित क्राउन के पास। ठीक, अब एक प्रश्न उठता है आपके माइंड में कि क्राउन, तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि मुकुट, तो मुकुट के पास पावर कैसे गया? तो इसका मतलब आप सोचेंगे कि भाई साम्राज्य के पास गया, तो नहीं, साम्राज्य के पास नहीं गया। ब्रिटेन में क्राउन का मतलब होता है वहां की सभी संस्थाओं का ग्रुप, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापन, न्यायपालिका और अन्य प्रकार की संस्थाएं जो हैं, उन सबको मिलाकर वहां क्राउन कहा गया है। मतलब शक्तियों का पुंज है, पूरे पावर क्राउन के पास इकट्ठे हैं, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो इसलिए क्राउन के पास पावर दे दिया गया कि भाई कंपनी से पावर कहां भेज दी हमने? क्राउन के पास। अब क्या होता है, क्राउन किसको देगा? क्राउन तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो सबका समूह है, तो क्या करे? तो क्राउन ने क्या किया कि क्राउन ने बनाई संसद। संसद तो बनी हुई थी, लेकिन संसद के पास पावर भेजे। किसने दिए? क्राउन ने, कि भाई आप देखिए इसको, किसको? भारत वाले मामले को। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब नहीं देख सकती इसको, तो हम इससे तो ये पावर सारे छीन रहे हैं, आप कीजिए। तो अब संसद ने क्या किया? संसद तो फिर वापस वही बात, कानून बनाने वाली संस्था है, लेकिन पावर हालांकि डायरेक्टली किसके पास आ चुके थे? संसद के पास। तो होगा क्या? तो संसद ने क्या किया कि अपने अधीन आने वाली संस्था, यानी कार्यपालिका, और कार्यपालिका का मतलब है मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद को एक कार्य दिया, या बोल सकते हैं कि मंत्री परिषद के द्वारा एक कार्य कराने का विचार किया। संसद ने एक सोचा कि भाई मंत्री परिषद को हम कार्य करवाते हैं, कैसे करवाएं? तो संसद ने सोचा कि मंत्री परिषद यानी सरकार, तो ये निश्चित रूप से सरकार ही, तो ही मंत्री परिषद यानी सरकार होती है। अब सरकार के जो सदस्य हैं उनमें से 8 सदस्य लेते हैं, प्लस 7 लेते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि ये अनुभव के लिए चाहिए। तो 8 + 7 ये सदस्य लिए गए। तो ये तो क्या है? सरकारी, और ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये तय किया गया कि सरकारी और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य हैं वो ले लिए जाए। अब ले भी लिए गए, और फिर क्या किया गया? इनकी बना दी गई भारत परिषद। जैसे मंत्री परिषद होती है ना, जैसे क्या बना दी गई? भारत परिषद। मतलब ये जो मंत्री, ये जो लोग होंगे 15 हो गए, ये कितने हो गए टोटल? 15। तो 15 क्या करेंगे? भारत परिषद के रूप में काम करेंगे। मतलब ये कि भारत को संभालने का दायित्व तो संभालेंगे, यानी इनके द्वारा हमेशा किसके बारे में सोचा जाएगा? भारत के बारे में सोचा जाएगा। कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचते रहेंगे, कोई ना कोई समाधान, या ये कह सकते हैं कि वहां कुछ डेवलपमेंट करने के बारे में ही सोचेंगे। अब क्या होता है? दूसरी कंडीशन फिर क्लियर होती है यहां। मंत्री परिषद के ही अधीन एक पद तय किया गया, एक व्यक्ति दिया गया, और उसे मंत्री का दर्जा दे दिया गया। हालांकि था वो क्या? भारत का सेक्रेटरी, भारत सचिव। तो एक भारत सचिव पद बनाया गया, ठीक है, और उस पद को शामिल किसमें किया गया? मंत्री परिषद में। ठीक, भारत सचिव किसमें शामिल किया गया? मंत्री परिषद में। और इस व्यक्ति का जो दायित्व है वो किसके प्रति होगा? संसद के प्रति, क्योंकि संसद के कहने पर ही इस व्यक्ति का निर्माण हुआ है। और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि निर्माता के प्रति ही उत्तरदायित्व होता है। तो बनवाया किसने? संसद ने। तो भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होगा? संसद के प्रति।
तो ये बात भी तय हो गई कि ये इसके प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। कौन? भारत सचिव। क्लियर? ये दो पोस्ट यहां तय कर, दो चीजें तय कर दी गई, यानी एक तो भारत परिषद बना दी गई और एक भारत सचिव का पद बना दिया गया, कर दिया गया तय। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो चीज हम देखें कि भाई यहां तक की बात क्लियर होने के बाद क्या भारत में भी कुछ संशोधन किया गया? वहां तो ढांचा बना दिया आपने, एक तैयारी कर दी अच्छी तरह से, तो फिर क्या भारत में संशोधन किया? तो निश्चित रूप से भारत में भी संशोधन करने थे। भारत में संशोधन क्या करने थे? एक तो भारत में कौन होता था? मुगल सम्राट हुआ करता था। तो मुगल सम्राट का जो पद है उस पद को क्या रखा जाए, एक प्रश्न उनके माइंड में था। दूसरा प्रश्न उनके दिमाग में यह था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दो पद उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, क्या उनकी उपयोगिता है? ये दो चीजें उनके दिमाग में चली, ठीक है, कि वे सम्राट का पद रखें क्या, दूसरी बात कंट्रोलर डायरेक्टर रखें क्या। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, इन्हीं दोनों को ही हटा दो, क्योंकि ये थे, उसके बावजूद क्या हो गई, क्रांति हो गई। तो ये क्या कर रहे थे, इनको मतलब नहीं है, हटाइए इनको, इसका तो पेंशन बंद कर दिया, इसको तो पद को समाप्त कर दिया, और डायरेक्टर कंट्रोलर का भी पोस्ट समाप्त कर दी गई। और कौन उत्तरदायी था यहाँ क्रांति होने का? गवर्नर जनरल, उसकी भी कमी थी। तो उस गवर्नर जनरल का भी अब पावर कम किया गया, उसे गवर्नर जनरल न बोल करके, और उसे क्या कहा गया, वायसराय, ठीक है, उसे वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल को वायसराय। इसका पावर मतलब एक तरह से कम हो गया, क्योंकि अब गवर्नर जनरल मतलब होलसेल पावरफुल, अब उसको कहां पावरफुल कौन होगा? अब भारत सचिव होगा पावरफुल। अब यही संभालेगा पूरे भारत के हर मामले को, कार्यपालिका के संबंध में सारे मामले कौन संभालने वाला था? भारत सचिव ही संभालने वाला था। यह बात यहां पर तय कर दी गई। अब क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी है, ठीक है, वो वायसराय की कार्यकारिणी होगी निश्चित रूप से। लेकिन प्रश्न यहां बनता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि पहला वायसराय कौन था और आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो यहां उत्तर एक ही आएगा, वो आएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये पहले तो वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल बना। कौन? लॉर्ड कैनिंग बना, आखिरी गवर्नर जनरल था ये, और पहला क्या था ये? वायसराय। अब यहां वो बाकी गवर्नर जनरल के बारे में और फैक्ट जो है उनके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले अधिनियम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो अधिनियम है वो है 1861 का अधिनियम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। हमने भी जो बात की थी 1858 के अधिनियम में, देखो हमें अगर कुछ याद रखना है ना, तो सबसे बड़ी चीज एक बहुत ही अप्लाई करनी पड़ेगी आपको अच्छे से, वो ये कि हमें उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। चाहे कोई भी चीज हो, अगर याद रखनी है तो बैकग्राउंड याद रहना चाहिए, उससे कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्टिंग बहुत जरूरी है, कनेक्टिंग नहीं रखेंगे तो जीके याद नहीं रख सकते आप। जीके है ही ऐसी चीज, एक दूसरे से जोड़ के रखेंगे तो एक चीज याद आएगी तो दूसरी ऑटोमेटिक याद आएगी, ये चीज आप तय कर ले। और अगर आप रटने बैठोगे तो आप रट नहीं सकते उसे, रटोगे तो एक बार रट लोगे फिर भूल जाओगे, तो फिर उसे रिकॉल करते रहोगे। समझ लोगे अगर एक बात को, तो ऑप्शन देखते ही वो चीज, चाहे आपको 6 महीने बाद भी हो, ऑप्शन देख के चीज याद आ जाएगी। इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके एग्जाम ऑप्शनल होती है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए आप अच्छी तरह से इस बात को कवर कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपके एग्जाम्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव ही हैं, तो इसलिए आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपने कनेक्ट करना सीख लिया। जैसे हमने क्या किया, 1857 का अधिनियम था, 57 के अधिनियम में 58 का अधिनियम था, हमने किससे कनेक्ट किया? 57 की क्रांति से, क्योंकि निश्चित रूप से 57 की क्रांति का ही सुधार था वो। अब हम जो करने जा रहे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार का है। मतलब ये कि जब हमने ये देख लिया कि वायसराय जो है वो भारत के अंदर आ गया, अब वायसराय पद होगा, ठीक, तो अब इसका मतलब आपने गवर्नर की पावर को कम तो किया है। अब कम किया है तो मतलब कैसे कम किया और किस प्रकार से धीरे धीरे उसके पास पावर जो है वो कम करके उसे पावर्स को बांटोगे, किस प्रकार से कामों को बांटने का प्रयास करेंगे, तो वो कुछ चीजें इसके अंदर तय की गई। तो देखते हैं, देखिए कैसे। तो होता क्या है कि अच्छा ये अधिनियम पूरी तरह गवर्नर बेस है, ये मान लीजिए आप, गवर्नर के पावर में ही कुछ संशोधन इसमें सारे के सारे किए गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये देखना, सुनना ध्यान से। क्या है 1861 के अधिनियम में कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक, उसकी एक तो क्या है कार्यकारिणी, ये तो तय है। अब दूसरी बात जो आती है कार्यकारिणी के अलावा अगर हम देखें, ठीक है, कार्यकारिणी,
दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि इसे एक पावर दिया गया 1861 के अधिनियम में, और वो क्या पावर दिया गया कि एक तो आप बंगाल में, एक आप उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, और एक पंजाब में, 3 जगह। कहा? बंगाल, दूसरा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, इसमें, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है पंजाब में। यहां 3 जगह आप कार्य करेंगे, ठीक है। कार्य क्या करेंगे कि भाई आप यहां पर विधान परिषदें बनाएंगे। ये बात किस में तय की गई? 1861 के अधिनियम में तय की गई कि अब गवर्नर जनरल इन 3 जगह क्या बनाए? विधान परिषदों का निर्माण करे। तो बट पहली बात इंपॉर्टेंट क्या हुई इसमें, क्या तय हुआ है? विधान परिषदों का निर्माण। अब अच्छा, ये बात तो तय हो गई कि भाई आपने नई विधान परिषद बना रहे हो आप। अब ये जो निर्माण कर रहे हो, तो क्या इसके अंदर कुछ भारतीयों का योगदान होना चाहिए, या फिर जैसे पहले चला आ रहा था वैसा ही होना चाहिए? तो बड़ा परिवर्तन यही था इस अधिनियम में 1861 का सॉरी 1861 के अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर। ये क्या कि भारतीयों की भागीदारी तय होनी थी इसमें। तो यहां क्या होता है कि कार्यकारिणी में भी तय करनी थी और विधान परिषद का निर्माण किया था, तो इसमें भी जनता की भागीदारी तय करनी थी। तो यहां बात क्या कही गई गवर्नर को कि भाई आप इन दोनों में ही जनता को शामिल कीजिए, वो भी भारतीय जनता को थोड़ा थोड़ा शामिल कीजिए, जिससे उसमें एक विश्वास पैदा हो। ठीक, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए गवर्नर जनरल ने, जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय की अगर हम बात करें, तो उन्होंने भी इन तीनों के अंदर 3 महत्वपूर्ण, जो अलग अलग प्रकार की विधान परिषदें थी, उनमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त भी किया। वो 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? देखिए, बनारस के तो राजा थे, ठीक है, बनारस के राजा, दूसरा महाराजा कहाँ के? जो पंजाब के महाराजा, ठीक है, और तीसरा जो था वो था सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। तो 3 महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे ये इसके अंदर शामिल किए गए, और इन तीनों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, जनता के सामने तय करने का प्रयास किया गया कि अब हम भारतीयों की भागीदारी भी तय कर रहे हैं। ये 3 चीजें किसमें दी गई? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में। तो गवर्नर ने अपनी कार्यकारिणी में, सॉरी, ये तीनों तय किए गए। इसमें जो विधान परिषदें बनी थी ना तीनों, इन परिषदों में शामिल किया गया किन किन को? बनारस के राजा, पंजाब के महाराजा, पटियाला के महाराजा बोलते हैं, और सर दिनकर राव। तो ये 3 लोग जो थे वो विधान परिषदों में किसमें शामिल किए गए? विधान परिषदों के अंदर शामिल किए गए। इसी प्रकार इसकी जो कार्यकारिणी थी उसका भी विस्तार किया गया, और कार्यकारिणी का विस्तार करके उसमें भी भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भारतीय इसमें शामिल किए गए वो गैर सरकारी के रूप में शामिल किए गए, मतलब सरकारी सदस्य नहीं बनाया गया, वो तो फिक्स थे जो थे वो। तो भारतीयों को जो शामिल किया गया वो किस रूप में? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो 2 बड़ी बातें हो गई, क्या? विधान परिषदों का निर्माण करना, उसमें भारतीयों की भागीदारी तय करना, कार्यकारिणी का विस्तार करना, उसमें भारतीयों की भागीदारी तय करना। अब बात आती है कि क्या गवर्नर जो है वो जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा? नहीं, इसके कुछ पावर्स को तो बांटा गया और कुछ पावर इसे दिए गए। तो 2 महत्वपूर्ण बातें इसके लिए हम जानेंगे। वो 2 बातें कौन सी हैं गवर्नर जनरल के बारे में? एक बात तो ये है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। विभागीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि विभाग बनाए गए, जैसे शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, ठीक है, और उन विभागों के अंदर गवर्नर को नियुक्त किया गया। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल के लोग नियुक्त किए गए, गवर्नर जनरल के अंडर में रहेंगे, लेकिन विभाग होंगे तो उन विभागों के अंदर मंत्री नियुक्त होंगे। तो वो मंत्री कौन नियुक्त करेगा? गवर्नर जनरल। तो विभाग बनाएगी। सबसे पहली बात इसमें क्या शुरू किया गया? विभागीय प्रणाली। जो नए सुधार थे, 2 तो बातें क्लियर हो चुकी आपके सामने। कौन कौन सी? कार्यकारिणी का विस्तार और विधान परिषदों का विस्तार। ठीक, तीसरी बात है ये, क्या? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। और चौथी और अति महत्वपूर्ण चीज जो आखिरी है वो ये तय किया गया कि विभागों के साथ साथ गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार होगा। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब सदन नहीं चल रहा हो, अब यहां सदन आपके सामने हैं, 3 तो नए बनाए हैं, बाकी पहले भी थे, ठीक है, जो बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब जैसे कुछ नए बनाए गए और बाकी पहले भी थे। तो
उन सब जो विधायिकाएं बनाई गई या विधान परिषद जो बनाई गई, उन विधान परिषदों का जब अधिवेशन नहीं चल रहा हो और कानून की आवश्यकताएं पड़ जाए, तो फिर गवर्नर जनरल को क्या पावर दिया गया कि आप क्या जारी कर सकते हो, अध्यादेश जारी कर सकते हो। लेकिन ये कब तक मान्य होगा, 6 माह तक लागू होगा। आज भी ये कंडीशन है, 6 माह तक रहता है, और उसके बाद अगर सदन पारित कर देता है तो ठीक, क्योंकि 6 माह का जो, वैसे तो सदन लगने के बाद तो 6 सप्ताह तक ही चलेगा। ये हमारे यहाँ पर वर्तमान पोजीशन ये है कि सदन लगने के बाद 6 सप्ताह तक रहेगा। अगर 6 सप्ताह में सदन पारित करता है तो वो अध्यादेश कानून बनेगा, अन्यथा फिर वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि भी मालूम है कि सदन 6 महीने में एक बार तो बैठक होनी ही चाहिए, तो इसका मतलब कि अधिकतम कितने दिन तक चल सकता है, वो 6 महीने तक, ठीक है ना। तो वही बात यहां पर हो गई कि 6 माह तक अध्यादेश जारी हो सकता था, ये यहां पर तय किया गया। और इसके बारे में ये डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। अध्यादेश के बारे में हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। 6 माह के अलावा 6 सप्ताह, 6 माह और 6 सप्ताह कैसे होता है, सारी डिटेल हम पढ़ेंगे उसको अंदर। अभी एक बार इसको यहां तक समझिए। अभी हम आगे चलते हैं कि 4 बातें 1861 के अधिनियम की 4 महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी। पहली बात, कार्यकारिणी का विस्तार, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का। दूसरा, विधान परिषद का निर्माण और उसका भी विस्तार, उसमें भारतीयों की भागीदारी। तीसरी बात, विभागीय प्रणाली की शुरुआत। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए अब हम देख लेते हैं 3 महत्वपूर्ण अधिनियमों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे के अधिनियमों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में जब लगभग पूरा कर देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण अधिनियम और पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इनमें जो प्रश्न हैं वो ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब 3 अधिनियम कौन कौन से रह गए, देखिए। एक तो रह गया 1873 का अधिनियम, उसके बाद है 1876 का अधिनियम, और अंतिम जो अधिनियम है जो आज हम पढ़ेंगे वो है 1892 का अधिनियम। तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं और तीनों की बातें ही बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 2 बातें हमने चर्चा कर ली, 1858 का अधिनियम, बैकग्राउंड 1857 की क्रांति उससे जुड़ा हुआ था। दूसरी चीज उसका विस्तार कैसे करना था, जनता को किस प्रकार भागीदारी करनी थी, तो 60 से भागीदारी कर दी, 61 यानी 60, और 60 से क्या कर दी गई, फटाफट क्या कर दी गई, उसमें भागीदारी तय कर दी गई, भारतीयों को अधिक से अधिक भागीदार उसमें बना दिया गया। अब इसकी बात हम बात करते हैं 73, 76 और 92। तो इनमें क्या स्थिति थी, देखिए नाम से चीजों को जोड़िए। 73 यानी तैतरी यानी तीतरी, एक शब्द तीतर होता है, सुना होगा आपने, तीतर, और उससे याद रख सकते हैं 73, ठीक है। तो वो क्या करता है, तीतर जो है वो दौड़ जाता है, भाग जाता है। और हमारे यहाँ का सबसे बड़ा तीतर था वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने काफी परेशान कर रखा था। उसे भगाने का अधिनियम किसमें आया, 73 में। तो 73 में ये तय किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगा दिया जाए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भेजने का अधिनियम जो प्रावधान आया वो किसके तहत आया, 73 में। तो पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ही बात थी इसमें, इंपॉर्टेंट थी ये, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसे यहां से भेजने की बात थी, इसे यहां से विदा करना था, बंद करना था यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब बात आती है कि कब बंद किया गया, उसके बोरिया बिस्तर कब बांध दिए गए, तो उसके बांधे गए 11 साल बाद। अब 11 साल बाद मतलब 1884 हो गया, ठीक है। 73 से 83 और उसके बाद 84। तो 84 के अंदर जो है 1 जनवरी 1884 को इसके बोरिया बिस्तर बांध दिए और इसे कह दिया कि भाई साहब चलिए यहां से, ठीक है ना। खूब हो गया, खूब लूटखोस हो गई, और अब यहां से हमारे को बसने दीजिए। अच्छा, ये हमने थोड़ी कहा, ये ब्रिटेन के लोगों ने कहा, ठीक है, कि आ जाओ भाई, ठीक है, हो गया आपका काम, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया अच्छा, प्रेशर तो हम ही बनाएंगे, जब हमने बनाया था अभी तो ले गए, ऐसे तो वो कभी जाने वाले ही नहीं थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो 58 का अधिनियम आया, नहीं अधिनियम उस समय थोड़ी आना था, अधिनियम उस समय आना ही नहीं था, वो तो 20-20 साल के चार्टर चल रहे थे, वो तो प्रेशर पड़ा, अपने आप सब कुछ हो गया। और वही चीज होती है, जब आप विरोध करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम सामने आ ही जाता है, चाहे वो लेट आए या फिर बाद में जल्दी आए, लेकिन विरोध अगर आप जज के करेंगे, आपका प्रभावी विरोध होगा, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिणाम आता है। वही चीजें यहां चल रही थी। तो अब यहां पर से ईस्ट इंडिया कंपनी को 84 के अंदर बुला लिया कि तुम लोगों ने चोरी की है, चोर हो तुम, ठीक है, इसलिए आ जाओ।
और इनको बुला लिया। अब बात आती है छिंतर की। छिंतर मतलब छिंतर, एक छिंतरमल नाम का व्यक्ति था, ऐसे याद रख लीजिए। उसे यहां पर इस अधिनियम के तहत भारत में नियुक्त कर दिया। और वो छिंतरमल क्या करेगा, वो करेगा पीडब्ल्यूडी का काम, मतलब सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंदर भागीदार। अच्छा, ये कहां आएगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस अधिनियम में तय किया गया ये कि एक व्यक्ति होगा सार्वजनिक निर्माण अधिकारी या मंत्री मान लीजिए उसको, और वो कहां होगा, गवर्नर की कार्यकारिणी में। गवर्नर यानी वायसराय बोलेंगे इसे, ठीक है ना। हालांकि देखिए फिर भी किताबों के अंदर पढ़ने के दृष्टिकोण से आपको जगह जगह वायसराय गवर्नर जनरल मिलेगा, लेकिन लिखा हुआ उसी जगह मिलेगा आपको। लेकिन ये तय कर लें आप कि 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल वायसराय बन चुका। अब फिर चाहे किताब में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हो, वो एक अलग विषय है, ठीक है। लेकिन ये बात तय है कि अब वो वायसराय ही है, ठीक है। तो यहां पर जो वायसराय है, उस वायसराय की जो कार्यकारिणी है, ठीक है, उसका सदस्य हो गया, कौन हो गया, वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य कौन बनेगा, ये सार्वजनिक निर्माण अधिकारी बन गया, या एक व्यक्ति या मंत्री बोल सकते हैं इसे। इसका निर्माण इसके तहत कर दिया गया, इसकी नियुक्ति इसमें कर दी गई। तो ये तो हो गया एक छिंतरमल, और वो तो सार्वजनिक निर्माण काम करने के लिए गवर्नर की कार्यकारिणी में शामिल हो गया। अब यहां पर इस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्या है इस अधिनियम की, वो है कि इस अधिनियम को कहा जाता है शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इस अधिनियम में एक प्रावधान और किया गया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान था, और वो यही है जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, कि आप ये ध्यान रखिएगा कि 1858 के अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर क्राउन के पास जाएगा, साम्राज्य के पास नहीं, क्योंकि साम्राज्य अब आएगी। 1876 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि भारत की जो सम्राट होगी, ठीक है, वो सम्राट अब कौन होगी, वो ब्रिटेन की साम्राज्ञी जो है वो भारत की सम्राट होगी, ठीक है ना। ये बात इसमें तय कर दी गई, ठीक है, ये बात अब तय हुई है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन की साम्राज्ञी भारत की साम्राज्ञी है, ये बात अब 1876 में तय हुई, और आधिकारिक रूप से भारत की साम्राज्ञी ब्रिटिश महारानी हो गई। तो इस प्रकार इस अधिनियम को क्या कहा गया, शाही उपाधि अधिनियम कहा गया। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, मैं सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें से आने के चांसेस है, वो कौन सा है, 1892 का। और जो विद्यार्थी अभी इससे पहले जो पढ़ के जा चुके हैं, मतलब कई, अब ये तो यूट्यूब है, यहां तो पढ़ते हैं, बीच में भी चले जाते हैं, तो जा चुके उनको तो नुकसान भी हो चुका, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एक्ट जो इसके तहत आज के वालों में था वो ये भी था। कैसे था, क्योंकि देखो अभी तक तो जो कंडीशन क्रिएट थी, उस कंडीशन में जो कुछ करना था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को करना था। यहां कोई निर्वाचन नहीं था, यहां कोई चुनाव नहीं था, ईस्ट इंडिया जो गवर्नर जनरल था वो चाहे उस व्यक्ति को उठाया और बिठा दिया, ये बात तय थी यहां पर। लेकिन अब की बार जो परिवर्तन हो रहा है वो बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 1892 में जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन क्या होता है कि भारत के अंदर अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसमें, वो जो विधायिकाएं जिनकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, वो विधान परिषदें बनी थी, उसी प्रकार की और परिषदें पहले से थी, तो उन सभी परिषदों के अंदर अब चुनकर के लोग आएंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ठीक है ना। निर्वाचित होकर के लोग आएंगे, चुनकर के सदस्य यहां पर आने वाले हैं। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो बात हुई, तो इसका मतलब वो वहां आकर के वो संगीत तो नहीं गाने वाले, नहीं कोई डांसर है वो तो कोई कानून बनाने आए हैं, या फिर गवर्नर जनरल से कुछ ना कुछ कनेक्ट होने आए हैं। तो जब वो यहां आ गए, तो जो गवर्नर जनरल है ना, उस गवर्नर जनरल के द्वारा जो व्यय किया जाता है, यानी जो भारत के लिए खर्च किया जाता है, जो कमाई है, मतलब राजस्व क्या है साहब आपका, ठीक है, और यानी बजट, टोटली क्या बोलेंगे इसे हम, बजट। तो उस बजट के ऊपर वाद विवाद करने की का अधिकार किसको प्राप्त हो गया, वाद और विवाद, ठीक है। वाद विवाद यानी बोल सकते हैं, उनसे पूछेंगे भैया आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस प्रकार से आपके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, इस पे चर्चा होगी। अब कौन करेंगे, जो सदस्य चुनकर के आए हैं, अब की बार निर्वाचित हैं तो जनता से हैं, ये किसी के द्वारा नियुक्त नहीं है, ये लोग आए हैं जनता से। और ये जब पूछेंगे सरकारों से, ये जो गवर्नर है यानी जो ब्रिटिश लोग, उनसे कि भैया आप कर क्या रहे हो, यहां से कमाई कितनी की, खर्चा कितना कर दिया,
बजट क्या है आपका, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछने का अधिकार और बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो थी वो इसके तहत अब आई, और ये बहुत महत्वपूर्ण 1892 के अधिनियम में थी। तो दो बातें इसमें तय हुई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन तय हुआ, और साथ ही साथ इसमें तय क्या हुआ कि ये लोग जो बन के हैं ये क्या करेंगे, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी से बजट के बारे में, व्यय, राजस्व, इन सब के बारे में क्या पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे उनसे कि भाई कहां से आया कहां गया, ठीक है, बजट क्या है, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण वीडियो, और इसको जरूर एक बार और देखिएगा क्योंकि इससे आपको एक क्लियरिटी आएगी। आप इसको अब की बार पढ़ोगे ना तो ये मान के चलिए आपको सब कुछ याद हो जाएगा। एक बार में आपने क्लियरिटी एक बार सामने आई है, दूसरी बार में याद होने की गारंटी है। एक बार और देखते ही आपको सब कुछ याद। मैं व्यवहारिक बात करूंगा, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, ये नहीं कह दूंगा कि आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन दूसरी में मैं गारंटी लेता हूं, अगर एक बार और देख लिया तो पक्का फिर गारंटी है कि निश्चित रूप से याद हो जाएगा। ये इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। समझाया है? अगर फिर भी कहीं कमी है तो कमेंट में लिखिए, मैं सुधार करूंगा, अच्छी चीजें आपके लिए और लेके आऊंगा। अगर आप मनोबल बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, अच्छा देखेंगे तो अधिक से अधिक प्रयास करने का प्रयास हमेशा ही रहता है दोस्तों। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।